तो अब अपन बात करने वाले हैं दो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की, दैट इज यूजर रिक्वायरमेंट्स वर्सेस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजर रिक्वायरमेंट्स इज व्हाट यूजर सेज वर्सेस द सिस्टम रिक्वायरमेंट इज व्हाट इज टू बी मेड। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये एक छोटा सा यहाँ मैंने पोस्ट किया हुआ है, ये मैंने सोमरवेले वाली बुक में से लिया हुआ है। तो जो पॉइंट है कि यूजर ने एक रिक्वायरमेंट दी अपने को, ये एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं फॉर पर्टिकुलरली मेंटली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है, उनके लिए एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करवाना चाहते हैं और इन्होंने रिक्वायरमेंट पोस्ट की है दैट द एमएचसी पीएमएस, जो उनके प्रोजेक्ट का नाम है, shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month। ठीक है, तो एक छोटा सा इन्होंने पॉइंट बोला है कि मंथली रिपोर्ट्स बननी चाहिए। किसकी बननी चाहिए? कि जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही है उनकी कॉस्ट कितनी आती है बाय ईच क्लिनिक, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ। अब अगर अपन इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा इलेबोरेट करें इन टर्म्स ऑफ कि बनाना क्या है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है? कुछ ऐसी हो सकती है दैट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ अ समरी ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड, देयर कॉस्ट एंड द प्रिस्क्राइबिंग क्लिनिक शैल बी जनरेटेड। तो लास्ट डे ऑफ मंथ में क्या होना चाहिए? ये तीन चीजों को इंक्लूड करते हुए एक रिपोर्ट बन जानी चाहिए। फिर है द सिस्टम शैल ऑटोमेटिकली जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 5:30 ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जनरेट हो जानी चाहिए। कब? जैसे ही 5:30 बजती है लास्ट वर्किंग डे की, तो वो रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है दैट द रिपोर्ट शैल बी क्रिएटेड फॉर ईच क्लिनिक एंड शैल लिस्ट द इंडिविजुअल ड्रग नेम्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस, द नंबर ऑफ डोजेस प्रिस्क्राइब्ड एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। यानी जो रिपोर्ट जनरेट होगी इस रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है उसकी भी बात करनी है। फिर नेक्स्ट है इफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोज यूनिट्स, 10 mg, 20 mg, etc., then separate report should be created for each dose unit। यानी ऐसा नहीं कि अपन ने पैरासीटामोल लिख दिया तो वो खाली पैरासीटामोल की बात चल रही है, ऐसे नहीं। वो कौन सा आप उसकी पर्टिकुलर डोज के करस्पॉन्डिंग क्या कॉस्ट आ रही है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और फाइनली एक्सेस टू ऑल कॉस्ट रिपोर्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स लिस्टेड ऑन अ मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सबको अवेलेबल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट खुद जाके और हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर ले। तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे, उन्हीं को अपने को एक्सेस देनी है। तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगेंस्ट व्हाट यूजर हैज रिक्वायर्ड, व्हाट इज टू बी मेड कैन बी मच लार्जर और मच लेसर देन दैट। इसका अपोजिट केस भी हो सकता है कि यूजर बहुत सारी कुछ कहानी बता दे आपको, पर एक्चुअल में दैट विल बॉइल डाउन टू जस्ट वन और टू रिक्वायरमेंट्स, तो दैट कुड आल्सो बी द केस। ठीक है, अपन देखेंगे अगर किसी के प्रोजेक्ट में ऐसा कोई केस बनेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बनेगी, तो आई विल पॉइंट इट आउट। बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो यूजर रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरी क्रूशियल। इट कुड आल्सो बी द केस कि यूजर रिक्वायरमेंट कैन बी और it has to be translated in all cases, it has to be translated into a system requirements, so that we can define the system requirements in terms of how system has to be made, what are the functionalities, what are the requirements that the system has to fulfill। ठीक है, so this discrimination has to be there in mind at all times। फिर अब ये जो अपन रिक्वायरमेंट्स की बात करें, यूजर रिक्वायरमेंट्स वर्सेस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये इनसे कंसर्न लोग कौन कौन है? तो जो अपन यूजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंसर्न पीपल कौन है? जो क्लाइंट है वो खुद, जो एंड यूजर्स हैं, क्योंकि एंड यूजर कस्टमर अपनी बात उसको बोलेगा, जो मार्केटिंग उसकी टर्म्स होगी उसमें वो प्रॉमिस करेगा कि ठीक है हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको बना के दे रहे हैं, या नेक्स्ट फ्यूचर रिलीज में हम ये फीचर्स डालने वाले हैं। तो एंड यूजर को वो सारी बातें जाएगी। फिर उसके अलावा क्लाइंट के जो इंजीनियर्स होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होगी कि क्लाइंट ने क्या क्या रिक्वायरमेंट दी थी, क्योंकि वो इंजीनियर्स प्रोबेबली बाद में उसी के बेसिस पे उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को मेजर करेंगे। उसके अलावा जो अपनी कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो डेवलपिंग कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो इंश्योर वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, टीम परफॉर्मेंस के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा इन चीज़ों को पता रखेंगे कि क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दी थी और हमने कैसे उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट किया। और फाइनली जो अपने सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट्स होंगे, जो कि उसका मेजर पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे कि हमको कैसे बनाना है, उनको भी ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, सो दैट इफ देयर हैज बीन एनी चेंज और एनी confusion ambiguity during the transition process from client requirement to
सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो उनको वो चीज़ पता हो, ताकि अगर आर्किटेक्चर गलत बन गया तो फिर बाद में उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वी एक्सपोज दीज रिक्वायरमेंट्स टू द आर्किटेक्ट्स एज वेल। बट अगेंस्ट दिस, जो फाइनल अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होगी वो एंड यूजर को पता होगी, उसके अलावा क्लाइंट इंजीनियर्स को पता होगी, आर्किटेक्ट्स को तो भी पता ही होगी, उसके अलावा डेवलपर्स और जो अपनी क्यूए टीम है उसको भी पता होगी। डेवलपर्स को इसलिए कि उनको पता रहे कि बनाना क्या है, और क्यूए टीम को इसलिए क्योंकि उनको पता रहे कि कैसे हमको इसको वेरिफिकेशन करना है, वैलिडेशन करना है, टेस्टिंग करनी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की। तो अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहला स्टेप है अपना इंसेप्शन। तो देयर हैज टू बी सम पॉइंट जब उस प्रोजेक्ट का आइडिया एक्सपोज होगा। ठीक है, इट कुड बी अ पॉइंट जब कंपनी खुद कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करे, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन वीपी को बैठे बैठे सपना आ गया कि अपने को इस प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा चेंज करना चाहिए, या ऐसा ऐसा नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपने को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल्स टीम आपको लाके दे दे कि मार्केट में अभी इस चीज की रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर कोई कस्टमर भी आके आपसे बात कर रहा है, तो जिस दिन कस्टमर आके आपके दिमाग में वो आइडिया डाल के गया कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वी कॉल इट एन इंसेप्शन। तो इट इज जनरेशन ऑफ एन आइडिया विद इन आर टीम और विद इन आर कंपनी प्रोसेसेस। इंसेप्शन की जब बात करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर इंसेप्शन, इस पर्टिकुलर आइडिया से रिलेटेड लोग कौन कौन है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। तो कस्टमर तो है ही है, उसके अलावा कंपनी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, सेल्स वाले होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, या डेवलपमेंट वाले होंगे, मेंटेनेंस वाले होंगे, क्यूए वाले होंगे, या फिर एंड यूजर कौन है। तो एंड यूजर हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हों, स्कूल गोइंग बच्चे हों, या फिर उनके पेरेंट्स हों, या फिर हो सकता है कि ओल्ड एज पीपल हों, या हो सकता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर हो आपका जो कि स्टेक होल्डर्स में आ रहा है एंड सो ऑन। तो स्टेक होल्डर्स बहुत इजीली, बहुत क्लियरली आपको पता चल जाने चाहिए। और सेकंड, आपको ये डिफाइन करना होगा कि व्हाट विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। तो व्हेनेवर एन आइडिया इज इंसेप्टेड, तो वो बहुत वेग होता है। तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चंस टू गिव इट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर at a first hand, then further we can grow that structure into proper requirements. तो we should always try to identify कि सबसे बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, ताकि अपन प्रॉपर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस बाद में स्टार्ट कर पाए। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आ जाता है कि ठीक है, इंसेप्शन में कस्टमर आया, एक दिन आपकी मीटिंग हो गई, आपके दिमाग में वो एक छोटा सा पॉइंट डाल के चला गया कि ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, या कस्टमर ने एक मेल डाल दिया। जैसे अभी मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट के सामने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो इंसेप्शन है। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और उसको लेके 2 लाइन 3 लाइन आपको लिख दिया, ऐसा कोई मेल आ जाता है कस्टमर का, तो दैट इज इंसेप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसके बेसिस पे अब अपने को रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। दैट दैट इज व्हाट वी कॉल एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का अपन ने पहले भी डिस्कस किया। एलिसिटेशन का मतलब है कि टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट्स आउट फ्रॉम द क्लाइंट, या जो भी कस्टमर है उससे रिक्वायरमेंट्स निकालना, दैट इज एलिसिटेशन। तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वो जानबूझ के छुपा रहा हो, कि ताकि बाद में मैं इन चीज़ों को घुमाऊंगा। देर कुड बी केस कि उसको पता ही ना हो। देर कुड बी केस की पता है, बताना भी चाहता है, पर प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा है। तो इन सारे केसेस में अपने को, बिकॉज वी हैव अ टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनटू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, वी विल एलिसिटेट दोज रिक्वायरमेंट। तो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है किन चीज़ों का, एक तो स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि क्या क्या एक्चुअल में वो चाह रहे हैं। फिर क्लैरिटी बनानी है कि जो जो पॉइंट्स अपन ने नोट डाउन किए कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, दे शुड बी वेरी क्लियर। और तीसरा वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यानी कितनी बार वो चेंज हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज होगी, और अगर चेंज होगी तो चेंज के केस में क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड थिंग्स लाइक दैट, कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज होगा, आपको कितने साल की सपोर्ट या कितने साल का एएमसी रिक्वायर्ड है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। पहला तो इसको कि सब कुछ कवर हो जाए, कहाँ से रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है, कहाँ जाके खत्म हो रही है, दैट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन एम्बिग्यूटी, कि जो बोला है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या बनाना है। और थर्ड है कि चेंज होगा तो उस चेंज को कैसे हैंडल करना है, उस इन चीज़ों को लेके क्लाइंट से पहले अपना डिस्कशन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है एलेबोरेशन। अब जब एलिसिटेशन के बाद में आपके पास में एक रफ वायर फ्रेम आ जाता है कि बनाना क्या है, तो अब उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको कि और फर्दर डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत होगी। ऑल्दो दे कैन बी डेवलप्ड बाय जस्ट दैट
requirement set that has been made up during elicitation, but still there could be some points which will require elaboration on those particular points. In this case we have to ask the right questions, क्योंकि अगर सही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो elaboration possible नहीं है. ठीक है. So once we have elaborated, then we have a very concrete definition of our requirements. तो अपन ने पहले कस्टमर को पूरा निचोड़ लिया कि उसको चाहिए क्या है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नेगोशिएशन. तो फिर अपन बात करेंगे नेगोशिएट करने की. नेगोशिएशन का अपन ने देखा था द रीजंस फॉर नेगोशिएशन कुड बी मेनी. प्राइस एक रीजन हो सकता है, फिजिबिलिटी रीजन हो सकता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी रीयूजेबिलिटी रीजन हो सकता है एंड सो ऑन. देन वी विल नेगोशिएट विद आवर कस्टमर and we'll try to achieve on a consensus as well as we will try to prioritize things कि आपने जो जो मेरे को चीज़ें बताई है उसमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी की है, कौन सी कम प्रायोरिटी की है, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है या नॉन फंक्शनल की प्रायोरिटी ज़्यादा है एंड सो ऑन. अपन आगे देखेंगे कि फंक्शनल नॉन फंक्शनल क्या है. बट देन वी हैव टू इंश्योर दीज टू थिंग्स कि हर एक टॉपिक पे हर एक पॉइंट पे कंसेंसस होना चाहिए, दोनों लोग अग्री करने चाहिए, आपकी कंपनी भी और क्लाइंट की कंपनी भी, और एट द सेम टाइम प्रायोरिटीज भी डिफाइंड होनी चाहिए. किस ऑर्डर में काम होगा, किस चीज को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किस चीज को कम प्रायोरिटी देंगे. अब ये सारा जो प्रोसेस हुआ, ये तो प्रोसेस हुआ जब कस्टमर इन्वॉल्व था. ठीक है, कस्टमर वाज हेवीली इन्वॉल्व इन दिस कंप्लीट प्रोसेस. नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टू स्पेसिफिकेशन. तो अभी तक अपने को पूरा पूरा समझ में आ गया कि कस्टमर चाहता क्या है. नेक्स्ट पार्ट इज टू नाउ डॉक्यूमेंट दैट एवरीथिंग. उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उस प्रॉपर फ्रेम में, जो भी टेम्पलेट, जो भी स्टैंडर्ड कंपनी यूज कर रही है उसको यूज करते हुए राइट डाउन कर देना, ताकि इन टर्म्स ऑफ इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो आप इसको रेफर कर सकें. फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट, जो डेवलपर्स हैं जो कि एक्चुअल में डेवलप करने वाले हैं उसको आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड सप्लाई कर सकें, सो दैट दैट पर्टिकुलर डेवलपर विल बी वेरी क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम और उसको बार बार कस्टमर से जाके बात ना करनी पड़े. बिकॉज a developer which is not very good in communications can ruin the complete project. It is very very important. फिर नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेशन. अब जब एक बार स्पेसिफिकेशन बन चुका है, अपन ने एक छोटा मोटा जो भी अपने कंपनी का टेम्पलेट स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से सारे रिक्वायरमेंट्स नोट कर लिए, फिर अपन उसको वैलिडेट करते हैं फॉर डिटेल्स की सारी प्रॉपर डिटेल्स उसमें है कि नहीं है जो जो रिक्वायर्ड है. तो वैलिडेशन जनरली जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं या जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या वीपी लेवल के लोग होंगे, वो वैलिडेशन करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स लाए हो ये प्रॉपर है कि नहीं. तो सबसे पहला अपन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि उसमें सारी डिटेल्स कवर हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर कोई ऐसी डिटेल मिसिंग है तो वी विल अगेन गो टू द एलैबोरेशन फेज और वो सारी डिटेल्स अपन नोट करके लाएंगे. उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन बनाया, ठीक है, आपने जो डिस्कशन किया वो अनएम्बिगुअस था, आपको क्लैरिटी है, पर आपने जो लिखा है वो क्लियर है कि नहीं. तो दैट कुड बी द केस कि आपने जब लिखते टाइम कुछ ऐसा एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर दी है, तो अपने को इंश्योर करना है कि जो स्पेसिफिकेशन बना है वो अनएम्बिगुअस है. तो इसके बाद में इट शुड बी बाउंडेड. कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका स्कोप वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है कि ये कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म है. कोई भी ओपन एंडेड रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में कस्टमर को स्कोप मिल जाएगा टू ब्रिंग इन अननेसेसरी चेंजेस या फिर टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉस्ट और प्राइस ऑफ योर वर्क. तो अपने को सबसे पहले ये भी इंश्योर करना है कि उसके बाउंड्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है. फिर इट शुड बी टेस्टेबल. जो रिक्वायरमेंट्स आपने दी है वो टेस्ट की जा सके. अगर टेस्टेबल नहीं होगी तो बाद में एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आएगी. और फाइनली कंसिस्टेंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पहली रिक्वायरमेंट कुछ और कह रही है और चौथी रिक्वायरमेंट कुछ और कह रही है, तो उस केस में फिर डेवलपमेंट एफर्ट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. तो दिस इज वेयर वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट. और फाइनली आ जाता है मैनेजमेंट. तो इन मैनेजमेंट वी पर्टिकुलरली आर डीलिंग विद द इवोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स. तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व करे. इनिशियली कस्टमर को कुछ और चाहिए था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उसको चीज़ें समझ में आने लगी, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तो फिर उसको समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि लोग रिव्यू डाल दें और बाद में वो रिव्यू अच्छा नहीं हो या उस रिव्यू में बहुत अभद्र भाषा यूज़ की गई हो, ठीक है, अनवांटेड वर्ड्स यूज़ किए गए हो. तो उस केस में अपन तो ऐसा हो सकता है कि फिर कस्टमर अपने को रोज नई 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 रिक्वायरमेंट्स लाके दें. सम ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स कुड बी क्रिटिकल, दे कुड बी क्रूशियल, दे कुड बी फॉल्ट ऑफ आवर सिस्टम्स, and there could be some requirements that are beyond the scope of our
रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिस पे कि हमने अग्री किया था। तो इन ऑल दीज केसेस वी नीड टू कंट्रोल एंड ट्रैक चेंजेस दैट आर डन विद इन द सिस्टम। अब चेंजेस ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन कस्टमर की वैलिड रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे चेंजेस किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, और अल्टीमेटली पता चलता है कि अपन घूम घूम के वापस वहीं पहुंच रहे हैं। देयर कुड बी द केस। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपन इतने ज्यादा चेंजेस कर चुके हैं कि अब जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन था उससे बहुत ज्यादा अपन अलग चले गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि चेंज के लिए अपने अग्री किया था कि कस्टमर विल पे अस मोर फॉर दैट दोज चेंजेस। तो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू ट्रैक कि कौन कौन से चेंजेस जो है वो कस्टमर प्रपोज कर रहा है, ताकि उसको प्रॉपर बिलिंग की जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। 2 मिनट का मैं एक ब्रेक लेता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो जल्दी से पूछ ले। अच्छा, क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में नहीं आते, तो अभी जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है, सोचो कि उसके अंदर अभी आप कौन से फेज में हो, और आपको क्या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स की जरूरत है टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थिंग। नहीं 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 नहीं, अभी अपन बाद में डिस्कस करने वाले थे, पर मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक बार प्रोजेक्ट चूज कर लिया है तो सेकंड स्टेप है, अब आपको एक कस्टमर चूज करना है। ठीक है, आपको अपने ही कोई फेलो क्लासमेट्स में से किसी को भी एक को अपना कस्टमर बनाना है कि ये मेरा कस्टमर है। ठीक है, दैट पर्सन शुड ऑल्सो अग्री टू दैट। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और अगला कह रहा नहीं मेरे को तेरे से काम ही नहीं करवाना। दैट शुड नॉट बी द केस। तो म्यूचुअल कंसेंसस से दो दो का पेयर बना लो, एक जना कस्टमर बन जाएगा और एक जना डेवलपर बन जाएगा, और आपको ये सारा प्रोसेस उस कस्टमर के साथ कैरी आउट करना है। ठीक है, तो जो कस्टमर बनेगा, वो मैं जैसे जैसे आपको आगे आगे असाइनमेंट्स देता जाऊंगा, कि पूरा प्रोजेक्ट अपने को कोड नहीं बनाना है। ठीक है, अपन सिर्फ डिजाइन मॉडलिंग तक जाएंगे बस। ठीक है, अपन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ डिजाइन मॉडलिंग तक जाएंगे, और बाद में जब अपन क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे तब अपन टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे, तब भी कोई भी टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्चुअल टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो अपन टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे बस। ठीक है, तो जो कस्टमर्स बनेंगे वो ध्यान रखें कि आप उस प्रोजेक्ट के साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे सच में आपका पैसा लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ तो भर ली के ठीक है मैं तेरा कस्टमर, बाद में जाए तो यार मुझे क्या पता यार सर ने नाम लिख दिया मेरे को कुछ नहीं आइडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्राई टू बी इन्वॉल्व विद दैट। ठीक है, और एज इन टर्म्स ऑफ डेवलपर आपको ये कोशिश करनी है कि अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं भी ले, तो भी समझ लो कि एक बार कोई कस्टमर आ गया, अपनी दुकान में चढ़ गया है, तो अब उसको सामान बेच के ही भेजना है। ठीक है, तो यू शुड हैव दैट फिलोसफी इन माइंड। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? रिक्वायरमेंट्स नोट कैसे करेंगे आप उसकी बात करें। तो देखो अभी, हाँ हाँ हाँ, अभी आपको क्या करना है, अभी आप इन 4 फेज में, अभी आप इंसेप्शन फेज में, इसके बाद आप एलिसिटेशन, इलेबोरेशन, नेगोशिएशन, इन 3 फेज में रहेंगे। जब तक अपन इन 3 फेज में है तो अपन कोई भी फॉर्मली किसी रिक्वायरमेंट को नोट नहीं करते हैं। ठीक है, अपन अपने रफ नोट्स बनाते जा रहे हैं, डायग्राम्स बनाते जा रहे हैं, क्लाइंट से मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग के रिकॉर्ड्स हो सकता है आप स्टोर कर दें, जैसे इन योर केस ऐसा हो सकता है कि आप उस मीटिंग के या तो मिनट्स बनाएं कि आज क्या क्या डिस्कस हुआ, या फिर आप कॉल रिकॉर्ड कर लें, या अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें एंड सो ऑन। तो अभी आप सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। अब उसको कैसे अपने को स्पेसिफाई करना है, कैसे लिखना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है, वो आएगा स्पेसिफिकेशन फेज में। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकेशन बनाते कैसे। ठीक है, तब अपन कुछ टेम्पलेट्स की बात करेंगे, कुछ IEEE स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे एंड सो ऑन। और तब मैं आपको असाइनमेंट भी एक दूंगा, उस असाइनमेंट में आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफाइन करनी होगी इन दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट इटसेल्फ। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है ये आगे बढ़े। तो कुछ बच्चे ना दूसरे बच्चों के भरोसे रहते हैं कि कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा, छोड़ो अपन क्यों लोड लें। तो कोशिश करो कि इस फिलोसफी को थोड़ा सा चेंज करो।
क्योंकि जब आप पूछते नहीं हो तो वो जवाब आपको मिलता भी नहीं। मतलब वेदर यू आर लिसनिंग टू इट, पर वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा जब तक वो अपने मारवाड़ी में कहावत है, खुदरा मरियो स्वर्ग मिलिया करे। नहीं तो कोशिश करो कि आप खुद ही अपने क्वेश्चंस पूछो ताकि प्रॉपरली वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो तीन मेजरली पार्ट्स में अपन अपने रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विल डिफाइन व्हाट टू डू, नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें क्या क्या, वो सॉफ्टवेयर क्या क्या करना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली द एंड प्रोडक्ट, जो सर्विसेज आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला है, उसमें वो कौन से फीचर्स होंगे, क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या स्क्रीन्स होगी, कितने पेजेस होंगे, कौन से लिंक्स होंगे, लिंक पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, बटन किस तरह के होंगे, एनिमेटेड होंगे, एनिमेशन होगा नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीजें। तो आपके सॉफ्टवेयर को करना क्या है? सो आई वुड लाइक टू कॉल इट व्हाट टू डू, नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये तीनों क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वी कॉल देम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर फंक्शंस टू बी परफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करते हैं यूजर्स की, कि कौन कौन यूजर होंगे अपने सिस्टम के। देयर कुड बी डिफरेंट यूजर। ठीक है, अभी मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली अपन तीन चीजों की बात करेंगे, व्हाट टू डू, नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यूजर्स, कि अपने सिस्टम के यूजर कौन कौन होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें यूजर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एग्जामिनेशन सेक्शन हो सकता है, सीक्रेसी सेक्शन हो सकता है, अकाउंट सेक्शन हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अपने को सबसे पहले यूजर आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन इसको यूज करेगा, किस किस का क्या क्या ऑथराइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट फंक्शंस, की कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स अपने को प्रोवाइड करने हैं। और तीसरा सर्विसेज। फंक्शंस और सर्विसेज में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन आर डायरेक्टली द थिंग्स टू बी डन बाय द सॉफ्टवेयर, सर्विसेज आर थिंग्स दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर एंड कंज्यूम्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, कोई और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई दूसरा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होगा जो उस सर्विस को कंज्यूम करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अपन ऐसा एक मॉड्यूल बना दें कि उस एपीआई को यूज करके आप उस स्टूडेंट्स के उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हो, तो दैट विल बी अ सर्विस। ठीक है, तो दैट सर्विस विल बी यूज्ड बाय सम अदर सिस्टम, सम अदर थर्ड पार्टी सिस्टम, या सेम अपने ही सिस्टम का पार्ट हो सकता है, बट दैट विल बी यूज्ड बाय समवन एल्स अदर देन द एंड यूजर इटसेल्फ। तो देन वी कॉल इट सर्विसेज। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी हाई लेवल, जैसे अपन ने पहले बात किया था, दे कुड बी एब्स्ट्रैक्ट और दे कुड बी डिटेल्ड। ठीक है, तो इट कुड बी एनी टू ऑफ देम, अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दैट इज आल्सो ट्रू विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। बट अपने को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके डिटेल्ड अपन रिक्वायरमेंट्स लें, बट इन सम केसेस इट इज गुड टू हैव हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स रादर देन डिटेल्ड, क्योंकि उस केस ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि जो कस्टमर है उसको खुद को भी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं हो। तो अगर अपन उससे इनिशियली डिटेल्स ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशन तैयार हो जाएंगे, और फिर उनसे अगर बाद में चेंज करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, तो मुश्किल होगा। तो इसलिए कभी कभी अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन भी अपनी रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में रहे। तो अपने को चूज करना पड़ेगा हमेशा कि किस रिक्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करना है, वेदर ऑन एब्स्ट्रैक्शन लेवल और डिटेल लेवल। फिर थर्ड पॉइंट है, इन एनी केस द रिक्वायरमेंट शुड बी नॉन एम्बिगुअस। आप एब्स्ट्रैक्ट लें चाहे डिटेल्ड लें, दे शुड बी नॉन एम्बिगुअस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही लाइन के दो मतलब निकलते हैं। तो नहीं तो क्या होगा कि फिर डेवलपर कुछ और समझेगा, कस्टमर कुछ और समझेगा, और जो टेस्टिंग कर रहा है या जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन कर रहा है वो कुछ और समझेगा। तो फिर तो सारी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए नॉन एम्बिगुअस होना हमेशा जरूरी है, वेदर दे आर एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल। ठीक है, और फाइनली आ जाता है दैट दीज रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। तो अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट तो होनी चाहिए, और कंसिस्टेंट नहीं होगी तो आप बना ही नहीं पाओगे, इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन
द एनवायरनमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी एक बार जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो किस एनवायरनमेंट में चलेगा और उस पर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड होंगे। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल में भी फर्दर अपन टाइप्स डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या क्या चीजें कवर होती है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट और कंस्ट्रेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो नॉन फंक्शनल है। अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। पर मेनली सिस्टम प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 GB रैम के ही सिस्टम मिलेंगे आपको, ऐसा बनाना है कि 4 GB रैम पे चल जाए। या लेट से आपको ऐसा सिस्टम बनाना है कि जहाँ पे 2 मेगापिक्सल का ही कैमरा होगा। लेट से आप फेस रिकॉग्निशन करना चाहते हैं और आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, तो दैट कैन बी अ कंस्ट्रेंट। उसके अलावा सिस्टम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल दें कि आपको विंडोज 7 या विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए सिस्टम डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिर सेकंड हो सकता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि आपको बोल दे कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना है, आपको IEEE 12207 के हिसाब से काम करना है, या आपको इस पर्टिकुलर CMM लेवल के मॉडल्स, जो जो मॉडल्स इस पर्टिकुलर CMM लेवल को सपोर्ट करते हैं उनके हिसाब से काम करना है। प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्ड भी हो सकती है। लेट्स से वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दें कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है, या आपको ये बता दें कि कितने डेवलपर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मेरे को 4 डेवलपर कम से कम चाहिए मेरे प्रोजेक्ट पे, एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें कस्टमर जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो प्रोसेसेस होने वाले हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन इनकी बाद में और डिटेल देखेंगे कि क्या क्या है और कौन कौन से टाइप की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ठीक है, बस दो चीजें ध्यान में रखने की है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैन इन टर्न क्रिएट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अपन ने नोट किए विच आर इन देयर नेचर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स, बट जैसे ही आप उनको एनालाइज करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिक्वायरमेंट फर्दर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दी कि मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें एट अ टाइम लेट्स से 1 मिलियन रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करने की एक्सेस होनी चाहिए। लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 मिलियन पीपल शुड बी एबल टू यूज माई ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो अब इसमें इनहेरेंटली एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको ऐसा डेटाबेस डिजाइन करना है जो कि इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा हैंडल कर सके। उसके अलावा इनहेरेंट एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई कि आपके जो जितने भी मॉड्यूल्स आप बनाने वाले हैं दे शुड बी दे शुड हैव अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ताकि वो सारे 1 मिलियन लोगों के बीच में इश्यूज ना आए, इनकंसिस्टेंट स्टेट में सिस्टम ना चला जाए। उसके अलावा एक फंक्शन रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है कि आपके जितने भी एल्गोरिथम्स आप लिखने वाले हो दे शुड बी हाईली ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ताकि सर्वर को इतने मिलियन यूजर्स को सेटिस्फाई फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़े। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ केस। इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब भी कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आएगी तो वो सारी रिक्वायरमेंट सारे मॉड्यूल्स तक जाएगी कि अगर कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी आपको बोल दिया कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो फिर आप हर जो लाइन ऑफ कोड लिखोगे सब जगह आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको बोल दिया कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स शुड नॉट बी पॉसिबल इन ऑन दिस सिस्टम, तो फिर उसके बाद में वो हर मॉड्यूल जब भी आप क्वेरी लिखोगे, जब भी डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात आएगी, आपको सब जगह ध्यान रखना है। तो देयर कुड बी सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट इन टर्न क्रिएट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है वेरिफिकेशन कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। लेट्स से मैंने बोल दिया कि द सिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट 1 मिलियन डेटाबेस क्वेरी एट एनी विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट। तो आप 1 मिलियन बोल तो दिया पर उसको वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको क्या होगा, 1 मिलियन क्वेरीज जनरेट करनी पड़ेगी विद इन अ मिनट। तो उसके लिए आपको भी फिर उतनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके पास में कि आप 1 मिलियन क्वेरीज जनरेट कर पा रहे हैं। आपका एक सिस्टम, आपका एक छोटा सा लैपटॉप प्रोबेबली पॉसिबल ना हो कि वो फिर 1 मिलियन क्वेरीज जनरेट करे। तो देयर कुड बी सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मैं ये बोल दूं कि मेरा वेबसाइट जिस सर्वर पे आप होस्ट करने वाले हैं वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ सर्वर पे जाके आग लगा के देखेंगे फायर प्रोटेक्शन है कि नहीं। तो सम ऑफ दीज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी नॉन वेरीफाइबल और वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरीफाइड। फिर थर्ड बात करते हैं अपन डोमेन रिक्वायरमेंट्स की। तो दीज आर दोज रिक्वायरमेंट्स विच आर ऑब्वियस इन नेचर एंड दे आर डिराइव्ड बाय द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी लेट्स से अगर अपन ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है
कि इसमें आपको एक कार्ट मॉड्यूल बनाना है, या फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे, सम थिंग्स शुड बी ऑटोमेटिकली क्लियर। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि दे आर ड्रिवन बाय द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम, वी कॉल देम डोमेन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दीज आर वेरी क्रूशियल एंड एट द सेम टाइम मोस्ट वीकली स्पेसिफाइड, क्योंकि डोमेन की रिक्वायरमेंट अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और अगर मैं बेटर एग्जांपल दूं, आप आर्मी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया और उसमें आपने ध्यान नहीं रखा सिक्योरिटी का, तो क्या होगा, आर्मी आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो दे आर वेरी क्रूशियल, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस डोमेन के लिए काम कर रहे हैं उस डोमेन की जो रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियस रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर गेटिंग फुलफिल्ड। और दूसरी इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि दीज आर मोस्टली वीकली स्पेसिफाइड, इनका कोई डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जनरली कस्टमर्स नहीं देते हैं, या अपने को ध्यान में भी नहीं आता कि ये चीजें पूछे, एंड दीज आर जनरली अज्यूम टू बी नोन टू एवरीवन। ठीक है, सो also these requirements impact acceptability of the system, and at the same time domain expertise must not be assumed। आपको ये assume नहीं करना चाहिए कि जो डेवलपर है या जो टीम है उसको उस डोमेन के बारे में सब कुछ पता होगा। द कस्टमर शुड ऑल्सो, जो कस्टमर है उसको भी ये assume नहीं करना चाहिए कि सामने वाली कंपनी को मेरे डोमेन के बारे में सब कुछ पता होगा। यानी लेट से अगर कोई आपको बोलता है आके कि भाई मेरे को एक लॉजिस्टिक सिस्टम बना के दो, मेरा एक डेयरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, मेरे अंडर में 1000 लोग काम करते हैं और वो रोज सुबह दूध लेके जाते हैं और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेरे को उनके मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा सा लॉजिस्टिक्स इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अगर कंपनी का प्रीवियस एक्सपीरियंस लेट से ऐसा कहें कि कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स के साथ रहा है या वेयर हाउसिंग के साथ रहा है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट्स दूध के केस में काम नहीं आ पाएंगे। तो देयर कुड बी सम केसेस जब अपने को डोमेन एक्सपर्टाइज अज्यूम नहीं करनी है, कस्टमर को भी कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हमारी इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो सच रिक्वायरमेंट्स वी कॉल देम डोमेन रिक्वायरमेंट्स, और उनको अपन अलग से स्पेसिफाई करते हैं बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट डिस्कशंस विद द कस्टमर अदर देन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर, दे आर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली, और over the time, over the profession, we gain the experience to define functional requirements very well, बट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उनको डिफाइन करना एक डेवलपर जनरली नहीं सीख पाता। दैट इज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अ सीनियर इंजीनियर टू डिफाइन दिस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो जनरली अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एनएफआरस को। पहला है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, तीसरा एक्सटर्नल। तो प्रोडक्ट में फिर आ जाता है यूजेबिलिटी, कि उस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी क्या क्या होगी। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ मोबाइल पे चलना चाहिए, या फिर वो मल्टी मॉडल हो कि उसमें ऑडियो भी काम करे वीडियो भी काम करे, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उसमें एक डार्क मोड होना चाहिए, उसमें एक लाइट मोड होना चाहिए। लेट्स से वो ब्लाइंड लोगों को ध्यान में रखते हुए बना हुआ हो, या फिर लेट्स से वो जो सिस्टम है वो जरूरी नहीं है वो सॉफ्टवेयर हो, वो कोई आईओटी बेस्ड सिस्टम हो सकता है। तो उस केस में तो पर्टिकुलरली पॉइंट है कि यूजेबल होना चाहिए, आप जो सिस्टम बना रहे हो उसकी यूजेबिलिटी क्या होगी, उसका कंटेक्स्ट क्या होगा, वो डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी में 2 चीज आती है, परफॉर्मेंस और स्पेस। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ योर कंप्यूटेशन टाइम, कि कितना कंप्यूटेशन सपोर्ट करते हैं। तो और दूसरा आ जाता है स्पेस रिक्वायरमेंट्स, की कितना स्पेस चाहिएगा, दैट कुड बी फिजिकल स्पेस एज वेल एज योर स्टोरेज स्पेस, जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में भी। और अगर आपको मैं यूं कहूँ कि कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स या साइबर फिजिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो जो आपका हार्डवेयर होगा उसका स्पेस, उसकी पैकेजिंग, उसका उसके टॉलरेंस लेवल्स, उन सब चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ सकता है। फिर आ जाता है डिपेंडेबिलिटी, कि वो किन थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स पर डिपेंड होगा, या कौन से अदर मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने वाले हैं, वो किन पे डिपेंडेंट होंगे, कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है, थिंग्स लाइक दैट। फिर इसके बाद में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, कि प्रोडक्ट कितना सिक्योर होना चाहिए, कौन कौन सी टेस्टिंग्स होगी उस पर, कौन कौन से अटैक्स स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि नहीं हो, डीडोएस अटैक नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। तो देयर कुड बी सम स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी आल्सो। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में, तो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो एनवायरमेंटल में तो आ जाएगा आपका कि कौन से एनवायरमेंट में आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोडक्ट को काम करना है। ठीक है, तो दिस कुड बी योर टेम्परेचर रेंजेस, कि ऐसा सिस्टम बना के जो -50 डिग्री से +100 डिग्री तक काम करे।
ठीक है। ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकती है कि लेट्स से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो दिन में 24 घंटे 7 दिन चलना चाहिए, और जो आपका अप टाइम है वो 99.5% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इस तरह की एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होगी। फिर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि कौन उसको काम लेगा। तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो एंड यूज़र होगा उसमें एक रोल है लेट्स से स्टाफ का। तो जो वो स्टाफ है हमारा वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ स्टाफ है, तो आपको उनका ध्यान रखना है। या फिर उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हमारी कंपनी का ये प्रोसेस है, जो बंदा आता है वो इस तरह से अटेंडेंस लगाता है, फिर यहाँ जाता है, या फिर उसका जो अप्रेजल होता है वो ऐसे होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको हो सकता है कुछ फीचर्स, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो डिफाइन करके दें। और तीसरा आ जाता है डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपन डिफाइन करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी कंपनी के कोई भी प्लगइन्स काम नहीं लोगे, इनसे हमारी नहीं बनती है, या इनका और हमारा कोई लॉ सूट चल रहा है, या लेट्स से आप ये पर्टिकुलर ओपन सोर्स, या आप ओपन सोर्स नहीं काम लोगे, या पर्टिकुलर ये जीपीएल लाइसेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स या जीपीएल लाइसेंस बेस्ड ओपन सोर्स काम नहीं लोगे। तो इस तरह की चीजें, तो डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी अपन एनएफआर में डिफाइन कर सकते हैं। फिर आ जाता है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें आ जाता है रेगुलेटरी। तो उस पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट जहाँ चलने वाला है वहाँ की गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस हैं, उस इंडस्ट्री एसोसिएशन के क्या रेगुलेशंस हैं, या उस पर्टिकुलर लेट्स से फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर के लिए आप कोई बना रहे हैं, तो उसमें आपको पहले किसी एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ता होगा कि हेल्थ सेक्टर के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हो, या कोई सेंसर आईओटी से बेस्ड कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, आपको किसी रेगुलेटरी एजेंसी से पहले अप्रूवल लेना पड़ सकता है, या उस रेगुलेटरी एजेंसी की क्या गाइडलाइंस है वो सब आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज मस्ट, कि हमारी ये कंपनी के ये एथिक्स हैं, या ये इन जनरल प्रोफेशनल एथिक्स हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। और उसके अलावा लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इन्वॉल्व अकाउंटिंग एंड एज वेल एज सेफ्टी सिक्योरिटी। अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्शंस भी हो सकता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है पता चले, ऐसा नहीं हो एक आदमी आए पूरा डेटाबेस डिलीट कर दे। एक मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया तो पता चला वो सारा पिछले पूरे महीने का रिकॉर्ड डिलीट करके चला गया हो, और हम या फिर लेट्स से कोई वीपी को कुछ भी मैसेज वैसेज डाल दे तो ट्रेस बैक कर सकें कि किसने डाला है, एंड सो ऑन। So it could be related to user actions as well as it should be related to the commercial aspects of your software in terms of कि let's say कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, या कितने लोग ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंड सो ऑन। तो दीज कुड बी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है विच इज अदर देन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। It could be security requirements with respect to the user of the system, with respect to the system or the place where it is being deployed। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपका जो सर्वर है वो ऐसी जगह होना चाहिए जो कि फायर प्रूफ हो, आग लग जाए तो स्प्रिंकलर होने चाहिए, या वहाँ पे 4 लोग खड़े होने चाहिए फायर कंट्रोल करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स अदर देन व्हाट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, वो भी अपन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के अंडर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी, और कई बार दे डिराइव मेजर डिसीजंस विद इन आर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर ये सारी चीज़ें पहले क्लियर नहीं हो तो अपन कई बार पूरा अलग ही सिस्टम की डिज़ाइन करने की डायरेक्शन में जा सकते हैं विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस एज वेल एज द क्लाइंट बोथ। ठीक है। अब जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ और बात करने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स क्या होंगे, आप कैसे उस रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा स्पेसिफाई करेंगे कि भाई आपका सॉफ्टवेयर लेट्स से 1000 MIPS पे चलना चाहिए, 1000 MIPS यानी 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो अब वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना हुई, वो तो आपका प्रोसेसर कैसा होगा उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपका प्रोसेसर कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट करे। सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉफ्टवेयर रादर देन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेसर, कि वो 1 सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाता है। तो आपको मैट्रिक्स का भी ध्यान रखना है
कि आप जो परफॉर्मेंस या जो भी स्पेस के लिए या डिपेंडेबिलिटी के लिए या यूजेबिलिटी के लिए कौन से मेट्रिक्स यूज कर रहे हैं, दोज मेट्रिक्स शुड बी वेल डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अदरवाइज क्या होगा, आप पहले तो उसको स्पेसिफाई करने में गलती कर दोगे और दूसरा बाद में फिर उसको वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे। इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू वेरीफाई। ठीक है, फिर आ गया अपना एक्टिविटी नंबर 2। तो यहाँ पे आपको अब एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, विच इज फर्स्ट इज टू चूज अ क्लाइंट। ठीक है, आपको अपने ही जो क्लासमेट्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनमें से एक एक जने को क्लाइंट चूज करना है फॉर योर प्रोजेक्ट। और फिर आपको अपनी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है और लिखनी है। ठीक है, तो टू इंश्योर कि आप लोग बिल्कुल कचरा नहीं काट दें, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 10 फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर नहीं बनती है तो जबरदस्ती बनाओ। ठीक है, थिंक अबाउट इट कि क्या फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। और आइडियली यू शुड ट्राई टू फाइंड ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट। नॉन फंक्शनल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, बट यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर योर सिस्टम। ठीक है, अपन ये अभी मैं जस्ट आपको आज एज ए एक्टिविटी पास ऑन कर रहा हूँ, आप इसको आज से करना शुरू कर सकते हैं। पर नेक्स्ट क्लास में जब अपन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे, तब फिर तब फिर आपको एक असाइनमेंट दूंगा जब आपको ये रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको स्पेसिफाई करके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे मेरी तरफ से प्रपोज्ड है कि आज यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा अपना रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग मॉड्यूल का, वो होगा रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग एंड एनालिसिस पे। इसमें अपन सीखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कैसे किया जाता है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी चीज़ को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अपन इनफॉर्मली बता दें इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो सेम भाषा, वो सेम टोन, वो सेम मेंटल प्रोसेस समझ में आता हो। ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश में समझा दिया, डेवलपर को इंग्लिश आती ही नहीं है, या आप एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यूज करते हैं जो कि सब लोगों को समझ में नहीं आता। तो इन सच केसेस वी गो फॉर मॉडलिंग प्रोसेसेस कि अपन कुछ ऐसे मॉडल्स डिफाइन कर दें, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दें कि जिनमें आप अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दो और हम बाकी लोगों को भी वो मॉडल्स को रीड करना सिखा देंगे। जैसे अपन एग्जांपल देखा था ब्लूप्रिंट का। तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है, तो आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ब्लूप्रिंट बना दो, और हमने बाकी सारे आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स को भी सिखा दिया है कि ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ा जाता है। तो दैट सेम वे अपन देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे मॉडल कर सकते हैं और मॉडल करने के बाद में कैसे एनालाइज किया जाए। ठीक है, तो एनालिसिस अपन ने उसके कारण पढ़े हैं कि क्यों एनालिसिस करना पड़ता है। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर एनालिसिस। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे। इसमें जो सब टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस, क्लास बेस्ड एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, फ्लो बेस्ड एनालिसिस एंड डेटा मॉडलिंग। ठीक है, ये छोटे 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो थर्ड अपना लेक्चर होगा इस मॉड्यूल का, जो कि इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर और वैलिडेशन की, कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लेके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, फिर क्या स्ट्रक्चर होता है किसी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, बेसिकली टेम्पलेट, कि किस टेम्पलेट में आपको रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना चाहिए, और फाइनली कैसे उसको अपन वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन साथ में ये भी कवर करेंगे रिक्वायरमेंट्स इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट सेम डे। और इसमें अपन बात करेंगे चेंजेस के स्पेसिफिकेशन की, एनालिसिस की और इम्प्लीमेंटेशन की। चेंजेस को कैसे स्पेसिफाई किया जाए, उनको एनालाइज कैसे करें और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, और मैनेजमेंट पार्ट में अपन बात करेंगे कि कैसे उनको अपन कंट्रोल करें या अवॉइड करें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 2 लेक्चर्स का पूरा अपना ओवरव्यू है। और इसके ये जब दोनों लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो अपना रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग वाला जो पार्ट है, इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स अपन स्टडी करेंगे। तो ये अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग है, सिनेरियो बेस्ड, क्लास बेस्ड, बिहेवियरल, फ्लो एंड सो ऑन, ये सब अलग अलग तरह के डायग्राम्स हैं जिनके थ्रू अपन अपने सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जिनके थ्रू अपन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है,
अभी किसी को कोई डाउट्स हैं नेक्स्ट क्लास को लेके कुछ डिस्कस करना है तो बता दीजिए।